तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाले प्रॉपर्टीज देखे थे अपने 5। आज की डेट में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और लास्ट क्लास वाली फाइल एक्सेस करेंगे और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे HTML5 फॉर्म एट्रीब्यूट्स। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिक्वायर्ड हमारा नया ऐड ऑन हुआ है एट्रीब्यूट के अंदर, प्लेस होल्डर हमारा एक न्यू ऐड हुआ है इसमें, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, जब फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हो तो आपका मैटर जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाता है इसके अंदर, है ना। तो डेट के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो डेट में क्या होता है ना, मिनिमम और मैक्सिमम का हमें कंट्रोल मिलेगा। फाइल रन कर लीजिए। अभी क्या है, हमारा कैलेंडर में अगर आप आते हो तो आप पीछे कितने भी ईयर बैक जा सकते हो, ऐसे आप आगे भी जा सकते हो, है ना। हम कहाँ आ गए, ठीक है, काफ़ी आगे चले गए इसमें, है ना। तो कुछ लिमिट अगर हम इसमें लगाना चाहें कि कब से कब तक ये कैलेंडर बेसिकली फंक्शन करेगा, तो वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। तो लेवल जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंटर अ डेट बिफोर 1980 01, ठीक है, 01, और यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पर आपने इनपुट टाइप डेट, रिक्वायर्ड की हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप हटा दो। अगर डायनामिकली हैंडल करोगे आगे जाके तो जावास्क्रिप्ट के लिए आईडी और नेम यहाँ पर यूज़ कर लेना। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए यहाँ पर, मैक्स। आ जाइए, क्या नाम है सर? स्नेहा। स्नेहा। यहाँ था ना कहीं गया। क्या लिखे हम लोग, मैक्स। मैक्स में जाके डिफाइन किया 1979, क्योंकि हम लोग बिफोर की बात कर रहे हैं, December 31। कंट्रोल एस, ब्राउज़र में रीलोड। अभी आप देखोगे हम लोग बिफोर 1980, तो रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। अभी जो हमारा कैलेंडर करंट डेट तक एक्टिव था, हमने उसको बिफोर 1980 पर सेट कर दिया, यानी कि 1979 31 दिसंबर तक आप चूज़ कर सकते हो या उससे पहले का पार्ट। उसके बाद का कैलेंडर आपका हमने क्या कर दिया, डिसेबल, है ना। इसी तरह से ये हुआ आपका मैक्स, हम मिनिमम का भी बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और लिख देते हैं यहाँ पर एंटर डेट आफ्टर कैप्स लॉक ऑफ, और हमने यहाँ डिफाइन कर दिया 2000। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या ऐड करेंगे, लाइक मिनिमम हमने लिखा है यहाँ पर 2001, मतलब जैन मंथ और जैन की फर्स्ट डेट। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ देखोगे, ठीक है, कि जब लोग बैक जाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हमारा कैलेंडर लॉक हो गया आके 2000 पर, है ना। तो जनरली जैसे हम लोग कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह बनाते हैं ना, तो डीओबी में मैक्स टू मैक्स हम लोग एक टारगेट लेके चलते हैं कि जैसे कोड में एम आई एन मतलब मिनिमम पूरा नहीं लिखा, हाँ शॉर्ट में लिखा तो यूज हो जाती है।
ये जो लिख रहा हूँ मैं अपने घर से नहीं लिख रहा, ये कोडिंग में फाइन है, यही लिखना है। इसको कम ज़्यादा नहीं करना हमको, ठीक है। ये सेट है कि ये लिखने से ये बनेगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा आपको, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं किसी यूज़र को, तो हम चाहते हैं कि 100 ईयर प्लस का कोई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ना हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप एक कैपिंग लगा सकते हो कि 1900 से लेके करंट डेट तक, एग्जाम्पल। मतलब काम वही कर रहा है मिनिमम वाला भी, मिनिमम वाला जो आपने लगाते हैं इसमें ये मैक्स वाला क्या करेगा, जिस डेट को अगर सेट कर दोगे उससे आगे नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग फ्लाइट की टिकट बुक करने जाते हैं, तो आप देखते हो कि ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर की बुक करके आ जाओगे, एक लिमिटेशन है, मैक्स 6 मंथ तक आप बुक कर सकते हो, उसके बाद करें तो सेम IRCTC, तो वो क्या हो गया, मैक्स हो गया, यानी कि इसके बाद काम नहीं करेगा कैलेंडर आपका। वही क्वेश्चन है, हाँ जैसे साइट बनाते हैं, हाँ अब हमने कर लिया कि हम आगे की डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते, आज तक की सिलेक्ट कर सकते हाँ। हैं, तो रोज रोज चेंज करेंगे कोड नहीं, जैसे कि नेक्स्ट डेट आएगी अपना कोड चेंज हो जाएगा खुद ही, कैसे इसमें? ऑटोमेटिक। अरे आज मेरा जो यहाँ पर जो काम कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, देखो ये जो आज की डेट का ये मैक्सिमम में लगेगा, मिनिमम में लगेगा? आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप क्या सपोज चाहते करो हो। कि जैसे आज की डेट है, इससे आगे जा ना सके कोई, हाँ तो ये लगा दो मिनिमम वाला, सॉरी मैक्स वाला। मैक्स वाला लगा दे, हाँ और नेक्स्ट डे कैसे चेंज होगा फिर ये अपने आप? तो ये, मतलब डेट सेट कर दी ना वहाँ पे हाँ कोड में। तो फिर उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट से लॉजिक डाल देंगे ना कि ऑटोमेटिकली डेट का +1 का इंक्रीमेंट हो जाए उसके अंदर। अच्छा, हाँ एक क्वेश्चन और है फिर, हाँ बोलो। तो ये फिर ऊपर जो आपने डेट डाली है बिफोर वाली, इसका क्या रोल है? बिफोर वाले का मतलब ये है कि हम चाह रहे हैं कि इस ईयर से पीछे यूज़र जा सके, इस करंट ईयर से आगे ना जाए। अच्छा मतलब इसी में रहेगा सर, हाँ 1979 में। 79 का देख लो, हमारा जो एरो है वो काम करना बंद कर गया। इस वाले में क्या है कि हमारा एरो काम कर रहे हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बैक में जो जाएगा, पास्ट में जो जाएगा वो 2000 तक ही जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें सेट किया है मिनिमम ईयर 2000, समझ गए। तो इसमें डेट अपना आप आगे की बढ़ती रहेगी, लेकिन बैक में सिर्फ ये इस डेट तक ही जाएगा, जनवरी 2000 के अंदर, इसके आगे नहीं। इसी तरह से एक आता है अपना क्वांटिटी, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं नंबर का। इसमें मिन और मैक्स हम लोग दोनों एक साथ चला सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैं बिना उसके दिखाता हूँ आपको। लेवल 4 हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे क्वांटिटी, और यहाँ लिख देते हैं लाइक क्वांटिटी बिटवीन, ब्रैकेट में डाल देते हैं लाइक 1 and 5 एग्जाम्पल। सो अभी क्या है, हमने कोई क्वांटिटी यहाँ पर सेट नहीं किया हुआ है, तो ये फ्री हैंड काम करेगा, यानी कि आप यहाँ जाओगे तो ये नेगेटिव भी जा रहा है और पॉजिटिव में भी जा रहा है, और कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। हम चाहते हैं 1 और 5 के बीच ही ये मूव होगा। तो जैसे देखते हो कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट कार्ट में डालते हैं तो 1 डिफ़ॉल्ट होता है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मिन इक्वल टू 1, मैक्स इक्वल टू 5। रिलोड करेंगे इसको, एक तो साइज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो आप देखोगे 1 से नीचे नहीं जाएगा भैया, और 5 के बाद ब्लॉक, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम इस केस में इस तरह से काम करेगा। इसमें आपको एक और ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं स्टेप। अगर आपने लिखा है 1, तो 1 डिफ़ॉल्ट होता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 by 1 ही वो इंक्रीज़ करेगा वैल्यू का। आपने लिखा लाइक 2, तो ये 2 का जंप करेगा। जैसे 1 है तो 1 के बाद 3, 3 के बाद, है ना। अगर आप बीच का वैल्यू कोई मैनुअली पुट करना चाहोगे लाइक कि 4 नहीं आया तो 4 लिख दो, काम करेगा। तो स्टेप भी होता है इसमें। नेक्स्ट, जैसे फ़ोन नंबर वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ जाके डिफाइन कर दें कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर के हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेल। टेल मीन्स टेलीफोन, ठीक है। और हमने इसके यहाँ से कंट्रोल एस कर दिया।
तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट और नंबर दोनों ही चीज़ हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू पास हो वो सिर्फ नंबर हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पैटर्न। पैटर्न इक्वल टू आप यहाँ पे लिखेंगे 0 to 9, और जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 10, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको टेक्स्ट वैल्यू दोगे और मैंने अगर इसमें सेट किया हुआ है रिक्वायर्ड, जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये बोलेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। आप इसमें ABCD लिख दोगे, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या कहता है, वो कहता है कि भाई 10 डिजिट का कोई नंबर होगा तो वो एक्सेप्टेबल है। ऑनलाइन में भी लेट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आया कि हमें यूज़र को अगर रोकना हो कि भाई वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर पास करे, टेक्स्ट वैल्यू पास ना हो, तो उसके लिए आपने यहाँ पर पैटर्न बनाना है 0 to 9 और यहाँ से 10। अब जैसे टेक्स्ट के केस में अगर कोई पैटर्न बनाना है तो हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन कर दिया, लाइक फॉर कंट्री कोड, ये हो गया अपना कंट्री कोड। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे कि भाई A to Z यूज़र कुछ भी लिख सकता है ना, या तो वो कैप्स में लिखे या A to Z वो स्मॉल में डिफाइन करे, ठीक है। दोनों ही एक्सेप्टेबल है, अपर केस या लोअर केस, ठीक है। और कितने डिजिट का या कितने कैरेक्टर लेंथ का आपने बनाना है वो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, अगर हम इसमें खाली कैप्स वाले लिखेंगे तो वो और कैप्स में ही लिखा जाएगा, ठीक है। हमने परमिशन डाल दिया कि दोनों एक्सेप्टेबल है, स्मॉल भी और कैप्स भी, ठीक है। तो फिलहाल मैं ऊपर वाले का रिक्वायर्ड निकाल देता हूँ, नहीं तो मुझे उसमें वैल्यू देना पड़ेगा। हम इसको चेक करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पर मैं कोई नंबर पास कर देता हूँ, देखो रिक्वेस्टेड फॉर्मेट का एरर आ गया इसके अंदर, आपने यहाँ लिखा IND, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट हो गया। जैसे USA जो भी आप बनाना चाहो वो डिफाइन कर सकते हो। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि पैटर्न कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो पैटर्न बढ़िया चीज़ है, ट्राई करके देखना। इसमें एक और अपना सिस्टम रहता है, जैसे फ़ोन नंबर के केस में की बात करते हैं हम लोग। तो हम चाहते हैं जैसे कि 0 to 9 क्या हो, 4 डिजिट का नंबर हो पहले, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह करना चाह रहे हैं कि डैश हो उसके बीच में, फिर 0 to 9 हमारा क्या हो, 2 डिजिट की लेंथ हो, देन उसके बाद डैश हो, देन 0 to 9 हो और हमारी 4 डिजिट की, तो 4 + 4 + 2 कितना हो गया, 10। तो इस तरह से 10 डिजिट का नंबर आप बना सकते हो उसके अंदर। तो जब आप ऐसा कुछ लिखते हो तो आपने पैटर्न में यहाँ पर लिखना है प्लेस होल्डर इक्वल टू 000-00-, ताकि जो फिल कर रहा है उसको पता तो चले कि किस तरह से करना है हमने। आपने तो लॉजिक लगा दिया, यूज़र को पता ही नहीं है ना, तो उसको पता भी होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड को हम लोग यहाँ टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ से इसको सबमिट करते हैं, नंबर अगर आप लिखते हैं तो देखो इसमें एरर बना, बट जैसे मैं इसको यहाँ पर 4 के बाद में डैश देता हूँ, 2 के बाद में डैश देता हूँ, देखो एक्सेप्ट हो गया, है ना। तो ऐसे पैटर्न बनते हैं हमने कि अगर आपको ब्रेक करके कोई चीज़ दिखानी हो, जैसे देखते हैं क्रेडिट कार्ड के 16 डिजिट के नंबर होते हैं, डेबिट कार्ड के होते हैं, उस तरह की चीज़। सर कई कई साइट्स पे हमें ये ब्रेक खुद डालने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप फिल ऑटोमेटिक। हाँ, तो वो टेक्स्ट फील्ड में नहीं होते, वो बॉक्स आपके ना 3 हिस्सों में बने होते हैं, 4 हिस्सों में बने, जैसे OTP तो देखते हो 4 हिस्सों में या 6 पॉइंट में या 8 डिजिट का बना होता है ऑटोमेटिक, तो वैसा भी बना सकते हो। तो जैसे आप एक में वैल्यू डालोगे, नेक्स्ट में अपना स्विच कर जाएगा। ऐसे होता है ना कि जैसे पहले फील्ड में वैल्यू गया, नेक्स्ट में कर्सर ऑटोमेटिक आ गया,
जावास्क्रिप्ट पॉसिबल होता है इसके थ्रू। एक होता है अपना ऑटो फोकस। हम चाहते हैं जब हमारा फील्ड स्टार्ट हो तो मेरा कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाए, ठीक है। जैसे फॉर्म स्टार्ट तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा लिखा हुआ है पहला वाला, हम यहाँ जाके एट्रीब्यूट पुट कर देते हैं ऑटो फोकस। जैसे पेज खुला कर्सर कहाँ पर आ गया, उस फील्ड में जहाँ से आप शुरू करना चाह रहे हो। दिस इज कॉल्ड ऑटो फोकस। एक देखो लिस्ट एट्रीब्यूट, लिस्ट एट्रीब्यूट के लिए आपने क्या लिखना है, इनपुट लिस्ट इक्वल टू कोई भी एक नेम दे दो उसको, लाइक जैसे कि लोकेशन, और एंटर करेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर डेटा लिस्ट, इसको एक आईडी दे दो लाइक लोकेशन, और डेटा लिस्ट को हमने लास्ट में लाके क्या करना है, क्लोज। यहाँ से जाके आपने कुछ ऑप्शन देने हैं। ऑप्शन में आप लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू इक्वल टू, यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे वैल्यू को, जैसे कोई भी कुछ वैल्यू यहाँ पास करा दो 4-5, इनको रीनेम कर दो। चलो तुम्हारा संगम डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ रीलोड करेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे आपके पास चॉइसेस होंगी इसके अंदर। तो एक हमने ड्रॉप डाउन डिफरेंट देखा था, एक ही आपका HTML5 में नया ऐड हुआ है ड्रॉप डाउन लिस्ट के नाम से। तो यहाँ से जैसे हम क्लिक करते हैं ये आपके एक्टिव हो जाते हैं, जो भी चूज़ करेंगे ऑप्शन, ठीक है। क्लिक इस तरह से। नेक्स्ट होता है आपका एक फील्ड ऑटो कंप्लीट, जिसको हम लोग फॉर्म टैग को डिफाइन करते हैं। जो ये प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ ध्यान रखना, सब HTML5 के इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऑटो कंप्लीट इक्वल टू, यहाँ से हम डिफाइन कर देंगे क्या, ऑन। तो ऑटो कंप्लीट बेसिकली किस तरह से काम करता है कि जैसे आप सेल फोन चला रहे हो, आपके सामने कोई एडवर्टीजमेंट आता है, उसको क्लिक करता है, आप देखते हो आपका नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल सब कैप्चर हो जाता है ऑटोमेटिक। दिस इज़ कॉल्ड ऑटो कंप्लीट। तो यानी कि आप अपने फ़ोन में हमेशा लॉगिन तो रहती हो, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में आ जाती है और आप इंस्टेंट सबमिट कर देते हो। या आपने नोटिस किया होगा कि जैसे किसी वेबसाइट पर आप बहुत फ्रिक्वेंटली विजिट करते हो, लाइक जैसे फ्लिपकार्ट, वैसे तो वहाँ पर एड्रेस सेव करने का मैकेनिज्म अवेलेबल है, बट पहले क्या होता था कि जब आप टेक्स्ट फील्ड में क्लिक करते थे ना, तो फॉर्म ऑटोमेटिकली आप 50% या 80% फिल आता है। बस आपको 2-3 चीज़ें आपको रीवेरीफाई करानी होती है, जिसको हम लोग चाहते हैं वो स्टोर ना हो, जैसे कि ईमेल, फ़ोन नंबर गलत ना हो जाए यूज़र का। तो ये आपका पॉसिबल हो पाता है ऑटो कंप्लीट की हेल्प से। तो ऑटो कंप्लीट अगर लगा दोगे किसी फॉर्म में तो ऑटोमेटिकली वो फिल आएगा। जैसे आप कोई लॉगिन करते देखता आपका ईमेल जो होता है फिर नेक्स्ट टाइम वहाँ पर लिखा आता है ऑटोमेटिक, है ना, जैसे जीमेल। तो इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, दोनों ही चीज़ें। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये पासवर्ड भी सर ऑटोमेटिक हो जाता है। पासवर्ड तो सेव कर देते हो ना, कुकी वगैरह में डाल देते हो, ऊपर एक की बना हुआ आता है ना एड्रेस बार में, आपने वहाँ टैप कर दिया, पासवर्ड सेव हो गया। ऑटोमेटिक हो जाता है। नहीं ऑटोमेटिक नहीं होता, करना पड़ता है। पहले होता था लेकिन उस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। उसके पीछे बंद करने का रीज़न ये था कि मान लो आपने किसी पब्लिक प्लेस में पीसी चला लिया,
कोई एक्सेस किया, आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर सेव रह जाएगी। तो गूगल ने क्या किया कि आप देखते हो गूगल कीप, तो वो क्या करता है कि जैसे आपने कहीं पर लॉगिन किया अपनी ईमेल आईडी से और उसके बाद में आपने कोई सेशन चलाया, तो क्या होगा, पासवर्ड ऑटोमेटिकली आपका जो ब्राउज़र में जाएगा वो आपकी जीमेल में सेव होता रहेगा ऑटोमेटिक। तो कहीं और जाओगे वो पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो ऑटोमेटिकली देखोगे तो आपके कंप्यूटर में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक सिस्टम रहता है सेटिंग्स में, अगर हम लोग जाते हैं यहाँ से सेव्ड पासवर्ड, नोटिस किया हो तो यहाँ जाओ, तो ये देख रहे हैं पासवर्ड मैनेजर, तो गूगल का मैकेनिज्म है, ये सारे पासवर्ड आपको याद रखते हैं जहाँ जहाँ पर भी आप लॉगिन करते हो, है ना। चलिए, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़। आज आपको ऑडियो और वीडियो कॉल करना सिखा देते हैं। कराया मैंने ऑडियो वीडियो अभी तक? नहीं कराया। HTML5 वीडियो, सर ये भी HTML5 में है, वो भी हाँ, वाला। हाँ। तो वीडियो के लिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं वीडियो टैग एंड वीडियो टैग क्लोज हो जाएगा। वीडियो में हम लोग डिफाइन करते हैं सोर्स, और सोर्स को आपने ओपन रखना है, इसको क्लोज नहीं करना है। सोर्स में लिखेंगे हम लोग SRC, सोर्स कहाँ पर आपके वीडियो का वो आप बताओगे। हमने लिखा है वीडियो स्लैश जो भी आपके पास वीडियो हो, सर्च कर लेते हैं star.mp4 ट्राई कीजिएगा, क्योंकि MP4 सभी ब्राउज़र में आपका सही से काम कर जाता है। इसी को ऐड कर लेते हैं, कॉपी करिए इसको, MWF वीडियोस, फाइल का टाइप क्या है, MP4। dipu.mp4 ये हमारा एक्सटेंशन हो गया। लिखेंगे टाइप, तो टाइप में लिखेंगे हम लोग वीडियो स्लैश MP4, ये आपने डिफाइन कर देना है। Ctrl+S करेंगे, इस फाइल को चेक करेंगे यहाँ पर, तो देखो हमारा वीडियो यहाँ पर आ गया। अब ये एक फुल HD वीडियो है, तो यहाँ से अगर आपको कंट्रोल्स चाहिए तो कंट्रोल्स लिख दीजिएगा, आपके कंट्रोल्स एक्टिव हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो कंट्रोल्स लिखना है तभी आपका काम करेगा। म्यूट रखना चाहते हैं तो म्यूट भी करा सकते हो, वो भी पॉसिबल है, हो सकता है इसके अंदर। ऑटो प्ले कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए ऑटो प्ले। म्यूट रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से म्यूटेड, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये म्यूट आएगा। ठीक है, मैं पेज बंद करके दोबारा चला के दिखा देता हूँ।
ये ट्राई करके देख सकते हैं। साइज भी मेजर कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, विड्थ हाइट भी डाल सकते हो। लिख दो विड्थ 1280, ठीक है। तो विड्थ भी आपकी काम करेगी इसके अंदर। तो जनरली हमारे जितने वेब ब्राउज़र्स हैं सभी के ऊपर काम करता है। MP4 ट्राई करना है, ठीक है। सिमिलरली आपका ऑडियो टैग काम करेगा, HTML5 ऑडियो एक्सटेंशन डॉट HTML। ऑडियो के लिए MP3 प्रेफर करिएगा। ऑडियो ऑडियो स्लैश लिखेंगे ऑडियो MP3। ऑडियो में विड्थ वगैरह कुछ नहीं होता है, इसको आप हटा दीजिए। नेक्स्ट एक ऑडियो फाइंड कर लेंगे यहाँ से, डेस्कटॉप star.mp3। कंट्रोल S और इसके नेम को आपने शॉर्ट करना है। ध्यान रखना कोई भी इमेज किसी भी फाइल में नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने इसको सेट किया इंस्ट्रूमेंटल पर, कंट्रोल S, इसको क्लोज करिए, ठीक है। क्लिक करेंगे यहाँ से म्यूट कर डाउनलोड करना है तो उसका डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, डायरेक्ट भी आ जाती है। उसको आप लिंक को, हाँ ये वाला ऑप्शन, ठीक है। बट अभी आपका काम नहीं करेगा, इसमें लाइव पर होगा तो आपको दिख जाएगा डाउनलोड का ऑटोमेटिक। यूट्यूब का कोई वीडियो एम्बेड अगर कराना चाह रहे हैं तो यूट्यूब से भी आप एम्बेड करा सकते हो। उसके लिए हमें यूट्यूब चलाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यूट्यूब से कोई कंटेंट अगर आप पिक कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है शेयर। शेयर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एम्बेड। एम्बेड के अंदर आपको मिलेगा यहाँ से कोड। इस कोड को आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। इसके बाद आपने अपने फाइल में आना है, लिखेंगे यूट्यूब वीडियो एक्सटेंशन डॉट HTML, कोड को पेस्ट करिए यहाँ पर। तो फ्रेम की विड्थ अगर आप सब यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, एम्बेड हो गया हमारे पेज में।
क्लिक करोगे 4 years ago, I was basically unemployed. A wanderer. Other. Mischief. Oh yeah, I finally got a job. I'm the king of Atlantis. तो ट्राई करके देखिएगा, चलता है। इसी तरह से अगर आप कोई गूगल मैप एम्बेड कराना चाह रहे हैं, गूगल मैप को भी आप करा सकते हो। रिमूव करेंगे यहाँ से और स्विच करेंगे इधर, सर्च करेंगे लाइक अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, क्लिक हियर फॉर एंटर, क्लिक ऑन डायरेक्शन, कॉपी दिस, लिखिए maps.google.com, पुट करिए अपना एड्रेस, एंटर करिए यहाँ पर। तो यहाँ से भी क्या दिखाई दे रहा है, शेयर, क्लिक ऑन शेयर बटन, क्लिक ऑन एम्बेड, कॉपी HTML एंड पुट इट हियर, कंट्रोल S, सर्च करेंगे गूगल मैप, तो एक लाइव मैप हमारे पेज में इस तरह से ऐड होता है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस था, वेबसाइट पर आना है maps.google, लोकेशन सर्च करना है, देन क्लिक ऑन शेयर, शेयर के अंदर एम्बेड, एम्बेड के अंदर कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये ट्राई करके देखो। तो पुराने टॉपिक में कोई डाउट है किसी में तो पूछ सकते हो, फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। प्रैक्टिस कर रहे हो सब लोग या नहीं, बस क्लास ही ले रहे हो? हाँ, अपने आप को धोखा नहीं देना। मुझे वो टेबल वाला समझ नहीं आया जिसमें सर आपने जावास्क्रिप्ट को CSS को तो जावास्क्रिप्ट छोड़ दो, जावास्क्रिप्ट तो आगे आएगी, वो तो जस्ट मैंने दिखा दिया था। टेबल नहीं लाओ, मेरा कौन हिला रहा है टेबल? हाँ जी, कोई डाउट नहीं है? सर एक डाउट क्लास में कल सर अगर सारा हमें पूरा किसी- डिवाइस करके आराम से उसको ना लगे। जैसे आपने वो वीडियो डाली थी अभी वो दीपू वाली थी, हाँ। उसमें आपने ऑडियो हटाया था, अगर हमें अपना कोई ऑडियो डालना हो उसमें तो फिर तो वीडियो एडिटिंग सीख लो, चेंज करना वीडियो एडिटिंग सीखो फिर उसके लिए। हाँ, उसने देखो ऐप का नाम भी बता दिया, क्या होता है। सबसे पुराना है। चलो नेक्स्ट देखो, आज हम लोग देखेंगे SVG, ये भी HTML5 का पार्ट है। SVG स्टैंड फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप दोनों ही SVG को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम अपना खुद से भी बना सकते हैं। SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। एडवांटेज, जो कोई वेबसाइट आप बनाते हो तो कोशिश करो ब्रांड का जो लोगो होता है ना वो SVG लगाओ। फ़ायदा ये होगा किसी भी डिवाइस पे जब आप उसको चेक करोगे तो वो अपना आप स्केल अप स्केल डाउन होता रहेगा, क्वालिटी में लॉस नहीं आएगा उसके, है ना। तो चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोगो तो नहीं बना सकते यहाँ से कोड करें, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारे आपको कोऑर्डिनेट्स पास करने पड़ेंगे।
बट कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप लाइक सर्कल अगर हमें प्रोड्यूस करना हो तो कैसे बनेगा? तो दो तरीके, या तो हम लोग HTML CSS की हेल्प से बनाएं या फिर एक SVG की हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जैसे कि H1 क्लोज, और इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं SVG सर्कल। तो इसके लिए आपने टैग डालना है SVG और इसको आपने क्लोज कर लेना इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग डिफाइन करेंगे इसका विड्थ कितना होगा, तो सर्कल क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है 1:1, लाइक हमने लिखा 100 पिक्सल, हाइट इज 100। इसके अंदर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे टैग सर्कल, एंड सर्कल टैग आप ओपन ही रखेंगे, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से हम लोग इसको क्लोज करेंगे। इसमें लिखेंगे CX इक्वल टू, लाइक हमने यहाँ डिफाइन किया 50, रेडियस यहाँ पे डिफाइन कर दो, स्ट्रोक डिफाइन कर दो लाइक ग्रीन, एंड स्ट्रोक की थिकनेस ये C8 क्या है? ये आपका अभी बता रहा हूँ। स्ट्रोक विड्थ यानी कि इसकी थिकनेस हमारा कितना रहेगा, फिल टाइप हमारा क्या रहेगा, लाइक येलो। यहाँ से करो कट, इसमें करो कॉल, यहाँ लगाइए स्पेस, चेक करके देखो उससे हमारा कोई ग्राफिक प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट क्रिएट हो रहा है। इसको ऑफसेट कराओ टॉप से कि एक्स में कितना में कराना है। सर्कल का एक्स पोजीशन, सर्कल का वाई पोजीशन, तो इसका मतलब CY। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ गया अपना 50 पर चेक करके देखो, थोड़ा सा और इधर से एडजस्ट करो। आप इसको कितना बड़ा करो, कोई पिक्सलेशन आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो C स्टैंड फॉर सर्कल, X स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल, Y स्टैंड फॉर वर्टिकल। तो हमने यहाँ पर रेडियस में 40 को डिफाइन किया, 50 क्यों नहीं डिफाइन किया, ठीक है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर भी अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर। तो वो नियर और जब आप बॉर्डर अप्लाई करोगे तो 100 में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसका आप रेडियस को प्रॉपर 5 भी लिख सकते हो यहाँ पर इस तरह से। ऐसे अगर आप कोई यहाँ से रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हो तो यहाँ लिख सकते हैं SVG रेक्टेंगल। तो अगेन यही टैग आपको बनाएंगे, और कितने बाई कितने का आपने बनाना है, लाइक 400 बाई 100। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इसके लिए टैग RECT रेक्टेंगल, विड्थ इक्वल टू लाइक 400, हाइट इक्वल टू 100, स्ट्रोक रिलोड करेंगे, ये अपना रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। अगेन ये भी आपका वेक्टर है, जितना मर्जी आप इसको अप स्केल कर सकते हो, पिक्सलेट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको राउंडेड वाला बनाना है, SVG राउंडेड रेक्टेंगल, कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पर करेंगे पेस्ट लाइक 400, और हमने यहाँ पर पुट किया इसको 180। तो इसमें आपका टैग रेक्टेंगल ही रहेगा। इस पार्ट को हमने चेंज कर लेना, लिखेंगे X इक्वल टू, जैसे मैं चाहता हूँ कि 50 मूव हो जाए, और Y इक्वल टू लाइक 20 मूव हो जाए। तो ये क्या होगा हमारे XY कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसके बाद राउंडेड Y में कितना रखना है हमने, RY, ठीक है, लाइक जैसे कि 20 का हमने अप्लाई किया। रेडियस, विड्थ कितना रखना है, तो ये भी हम लोग 1:1 रख लेते हैं, लाइक 150, एंड हाइट इज ऑल्सो 1:1,
इस तरह से डिफाइन क्लियर हो गया। राउंडेड रेक्टेंगल। तो आगे आप लोग CSS सीख जाओगे तो ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम आप CSS के थ्रू हैंडल कर सकते हो, ठीक है, पॉसिबल है। तो कोई भी शेप इसके थ्रू बनाई जा सकती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शेप भी आप बना सकते हो, जैसे कि कोई स्टार वगैरह अगर आपने बनाना है तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए। नहीं तो आसान तरीका क्या होता है, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, यहाँ जाओ, और लाइव में फोटोपी चला के देख सकते हो, जो पहले खुल जाए उससे काम कर लो। एक न्यू डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन क्रिएट, और लाइक पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स इज 5, और यहाँ से चूज कर लेंगे इसको स्टार, ठीक है। इस तरह की हमारी एक शेप है। क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक, क्या दिखाई देता है, कॉपी SVG, ये इसकी कोडिंग आ गई। तो ये देख रहे हो, ये सब कोऑर्डिनेट्स है। तो इतना लिखने में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तो इसलिए फ़ायदा नहीं है। तो बेटर इज़ कि इसको यहाँ से ट्राई करो और इधर लाके रीलोड करो, बन गया। अगेन वेक्टर है, जितना मर्जी जूम इन कर लो। तो ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि जब आप किसी ब्रांड का लोगो इलस्ट्रेटर में बनाओगे और यहाँ लेके आओगे तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने में टाइम वेस्ट करने की जगह सीधा वहाँ से कॉपी SVG पेस्ट SVG करके डाल दोगे। कलर वगैरह जो भी आप रखना चाहोगे डिफाइन कर लोगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, RGB। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 255, तो अब किस कलर का बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बना लिया, SVG स्टार। इस तरह से आप इसको ट्राई करोगे। और कोई कस्टम शेप लेके आना है तो यहाँ पर हमारा कस्टम शेप का भी एक ऑप्शन रहता है। जैसे कि बोट ही ले लो फॉर एग्जांपल, ये हमें लगानी है ना, एक ही लेयर पे बन गया, कोई बात नहीं। देखेंगे H1 कस्टम शेप, देख रहे हो बोर्ड बनाने में ये लो तुम्हारी बोर्ड आ गई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कितना मर्जी जूम करो, है ना। तो ये सब हमारे XY कोऑर्डिनेट्स हैं और कुछ नहीं है। तो SVG का हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। हाँ, सेंटर बीच में अगर वो तो किसी टैग में डाल दो, सेंटर हो जाएगा। जैसे P के अंदर रख दिया तो सेंटर हो गया, वो पॉसिबल है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि SVG का ना बहुत सोच समझ के यूज़ करना है। पता चला सोचो कि वेक्टर वेक्टर लगा दिया, वेबसाइट हो गई हैवी, अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि सबसे जो लाइटेस्ट आपका फाइल फॉर्मेट होता है वो वेब पिक्चर होता है, और वेब पिक्चर से अगर आप वेबसाइट को बना रहे हो, ठीक है, कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें इसके साथ, तो ये बहुत हैवी फाइल प्रोड्यूस करता है। तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नेम या फिर अगर कोई आइकन है वेबसाइट में, उनके लिए यूज़ करना है, और किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना है। आजकल देख रहे हो काफ़ी वेक्टर ग्राफिक्स का यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जो नए वेब डिज़ाइनर डेवलपर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ कर ले रहे हैं SVG का, और जब वो गूगल में जाता है साइट चेक होने के लिए, वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड। क्योंकि आपने इतना अगर कोड यहाँ लिख दिया तो इस कोड को डोम को रेंडर करने में तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि वेक्टर ऐसी हवा में तो बन नहीं रहा। अभी ऑफलाइन क्या होता है कि आपका कंप्यूटर इसको रेंडर कर रहा है, ऑनलाइन ये इंटरनेट से रेंडर होगा। इंटरनेट अच्छा नहीं होगा तो ये वेबसाइट लोडिंग में चली जाएगी, है ना। फिर जैसे वेक्टर सेव करके इमेज के द्वारा
वो तो फोटोशॉप में कर लो ना पीएनजी, उससे बढ़िया और क्या रहेगा, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फोटोशॉप ना सारा काम वेक्टर कर सकता है। अगर आपके पास इलस्ट्रेटर नहीं है, इससे आप कोई भी काम ले सकते हो। बस कंडीशन एक ही है कि आप जो भी यहाँ से बनाओ वो आपका पाथ से होना चाहिए, ना कि यहाँ से आप शेप लेके कोई शेप प्रोड्यूस कर ले रहे हो। तो कल को क्या होगा, जब आप उसको एनलार्ज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको। तो ये होता है आपका, ये जितने भी सिलेक्शन है ये सब आपके रास्टर ग्राफिक प्रोड्यूस करते हैं, और ये पूरा आपका वेक्टर ग्राफिक प्रोड्यूस करता है। कुछ भी बना सकते हो इसके तो, इवन लोगो भी आप बनाना चाह रहे हैं बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एसवीजी का पार्ट क्लियर हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। हाँ जी, तो अब आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो सीएसएस का स्टार्ट होगा। ठीक है, और आज है क्या, दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट एंड मान के चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक क्लास हो रहेगी आपकी इस मंथ में, और जनवरी में आपकी फर्स्ट की मे बी ऑफ रहेगा। इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपके पास ग्रुप में। तो जैन और फेब आप मान के चलो 2 महीने आपका रेगुलर सीएसएस चलने वाला है। ठीक है, और सीएसएस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि एचटीएमएल को जो हैंडल करता है वो सीएसएस है। ठीक है, यानी कि एचटीएमएल का जो लुक एंड फील आएगा वो सीएसएस से कंट्रोल करोगे आप। तो जितने भी आज के में मॉडर्न वेबसाइट्स आप देख रहे हो वो सब कुछ सीएसएस से पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ टेम्पलेट्स डिज़ाइन करके देखेंगे, फिर आपको प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ाएंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सीएसएस के अंदर। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कल को मान लो कि देखो सीएसएस बहुत बड़ा टॉपिक है, और टोटल सीएसएस किसी भी वेबसाइट में यूज़ नहीं होता। रिक्वायरमेंट आती है, उसके अकॉर्डिंग आपका सीएसएस यूज़ में आएगा। प्रॉपर्टीज़ आपके नॉलेज में लाना इसलिए ज़रूरी है कि कल को कोई ऐसा डिज़ाइन आपके सामने आ गया कि जिसमें आपको पता ही नहीं करना क्या है, तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, देखिए कि ये काम सीएसएस की किस प्रॉपर्टी से हैंडल होने वाला है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा 2D ट्रांसफॉर्म फोटोशॉप में, 3D ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा, तो सीएसएस में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थे अपने आज के टॉपिक। अभी हमारे पास टाइम रिमेनिंग है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सीएसएस का फटाफट। सर ऐसा एचटीएमएल में तो टॉपिक यही थे ना जो मैंने अभी जो चलेंगे आगे वो सीएसएस के साथ काम करेंगे। तो देखो, वो छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए लिखा है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, बातें मत करो, ठीक है। तो सीएसएस स्टैंड्स ऑन कास्केडिंग स्टाइल शीट। 3 तरह के सीएसएस होते हैं। फर्स्ट आता है आपका इनलाइन, सेकंड इज इंटरनल, एंड थर्ड इज एक्सटर्नल। तो एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा कि टाइप्स ऑफ सीएसएस कितने होते हैं। ठीक है, देन सीएसएस को डिफाइन करने का प्रोसेस क्या होता है, तो 3 प्रोसेस है इसके, क्लास बेस्ड, आईडी बेस्ड एंड टैग बेस्ड। ठीक है, आईडी बेस्ड सीएसएस हम लोग तब डिफाइन करते हैं जब बेसिकली हमें डायनामिकली किसी पार्ट को हैंडल करना हो जावास्क्रिप्ट के साथ, उस केस में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लास को जावास्क्रिप्ट से हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आईडी क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे हम सभी का वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड सबके क्या है, यूनिक है। तो जहाँ पर किसी यूनिक एलिमेंट को हैंडल करना है तब आईडी, और एक क्लास के जितने भी एलिमेंट हैं सभी को हैंडल करना है तो क्लास। और अगर हमें टोटल एक ही एलिमेंट को हैंडल करना है पूरे पेज में, लाइक जितने भी पैराग्राफ हैं वो सब हाइड हो जाएं फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट से, तो आप क्या करोगे, टैग बेस्ड। ठीक है, तो जेएस सभी पर काम करता है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर को हैंडल करना चाह रहे हैं तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आईडी। बट अभी हम लोग सीएसएस की बात करेंगे, तो सीएसएस में देखो क्लास बेस्ड, क्लास कैन असाइन एनी एचटीएमएल एलिमेंट। एलिमेंट से मतलब ये कि किसी भी टैग पर आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक पैराग्राफ टैग है, बाकी मेरे पास H1 से लेके H6 तक टैग अवेलेबल है ना। टोटल कितने टैग हो गए, नंबर ऑफ 7। ठीक है, अब मान लो आपने एक क्लास बनाया जिसमें आपने कलर सेट किया रेड, तो
तो अगर आपने वो क्लास ABC के नाम से बनाया और वो ABC क्लास अगर आप H पर जितने भी है 1 से लेकर 6 उन पे कॉल कर देते हो, पैराग्राफ पे भी कॉल कर देते हो, तो क्या होगा, वो सभी में अप्लाई हो जाएगा। करके देखेंगे अभी प्रैक्टिकल। ID कैन असाइन ओनली 1 HTML एलिमेंट। मल्टीपल पे लगाओगे काम करेगा, लेकिन जब JS से उसको हैंडल करने जाओगे तो क्लैश करेगा आपका प्रोजेक्ट, ठीक है, काम नहीं करेगा। और टैग बेस्ड, एनी टैग नेम ऑफ HTML लाइक पैराग्राफ, H1, टेबल और भी जो हमने टैग अभी तक सीखे, आप किसी भी टैग को पकड़ के कोड कर सकते हो। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि मेरे पास 10 पैराग्राफ है, 10 का मुझे कलर एक जैसा नहीं करना, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे आप, क्लास का यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आपने टैग बेस मतलब कि मुझे प्रॉपर जितने भी H1 है सभी का एक साथ मुझे कलर चेंज करना है या फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो उस केस में टैग बेस्ड, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट अपनी बनती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो क्लास कैसे डिक्लेयर होता है, डॉट, कोई भी नेम आप डिफाइन कर सकते हो, नंबर से शुरुआत नहीं करनी है, ठीक है। इसी तरह से ID ऑलवेज डिक्लेयर विद हैश, और नेम कोई भी हो सकता है, नंबर अगेन यहाँ पर भी नहीं होगा। और टैग ऑलवेज डिक्लेयर विद अ टैग नेम विदाउट यूजिंग डॉट और हैश। लाइक अगर पैराग्राफ के लिए काम करें तो P टैग लिखोगे, CSS में काम हो जाएगा। तो इंटरव्यू में आपसे टाइप्स ऑफ CSS पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल CSS कौन सा है। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो नंबर 1 ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन नंबर 1 का हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। पावरफुल है लेकिन उसके बाद भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि देखो इनलाइन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 10 टैग है तो 10 के 10 टैग में आपको कोड करना पड़ेगा, ठीक है। और क्लाइंट ने अगर आपको बोला चेंजेस करो तो फिर आप 10 के 10 में जाके फिर से चेंजेस करके आओगे। तो 10 की वैल्यू तक तो सही है, लेकिन कल को अगर 10,000 आपके एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं तो आप इरिटेट हो जाओगे कि भाई सो एक बार बता दो कराना क्या चाह रहे हो, ठीक है, या फिर तुम कहोगे किसी और से करा लो, हम नहीं कर रहे। तो इसलिए इनलाइन को अवॉइड करते हैं। दूसरा, गूगल के जो एल्गोरिदम है वो ये कहते हैं कि इनलाइन का यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि अगर आप इनलाइन का यूज़ करोगे तो आपका जो डोम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो इतना हैवी हो जाएगा कि रेंडरिंग में टाइम ज़्यादा लेगा। और गूगल ये कहता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो आपके विजिटर के पास 2.5 सेकंड में खुल जानी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट 2.5 सेकंड से अबव जा रही है तो आप रेस से बाहर हो इंटरनेट के। तो 2008 में एक ट्रेंड ये था कि जो इंटरनेट पर नहीं है वो नेट की रेस से बाहर है। और 2008 के बाद से इतनी वेबसाइट बन गई कि अगर आज हमारी वेबसाइट जल्दी नहीं खुल रही तो भी हम लोग रेस से बाहर है। यानी कि आप जो गूगल में कुछ सर्च करते हो देखते हो तो 1 से लेकर नीचे 10 तक लिखा था G मल्टीपल टाइम गूगल, यानी कि इतना सारा डेटा आ रहा है कि हमें नहीं पता हम कौन से पेज पर स्टैंड कर रहे हैं। और वैल्यू किसकी होती है, जो टॉप 10 में होता है आपका, मतलब पहले पेज पर जो टॉप 10 लिंक होते हैं सबसे ज़्यादा क्लिक वही होते हैं। आप भी कभी दूसरे पेज पर बहुत रेयर जाते हैं। और दूसरे पेज की मेहनत हम लोग कब करते हैं, जैसे मान लो कोई नई मूवी आई डाउनलोड करना हो तो मेहनत कर लेंगे थोड़ा सा, या कोई सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं तब मेहनत कर लेते हैं, तो भाई दूसरा पेज तो कुछ जाके ही नहीं देखते, पहले के 4 ही लिंक क्लिक होते हैं, ऐसे होता है ना। तो आप समझ जाओ कि कंपटीशन कितना तगड़ा है कि तुमने कोई वेबसाइट बनाई और वो अगर पहले पेज पर भी नीचे आ रही तो भी बेकार है। तो आपको सबसे ऊपर आना ज़रूरी है। तो ऊपर आने का जो सिस्टम है तो उसमें ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो रोल होता है वो वेब डिज़ाइनर का है कि वो वेबसाइट को कितना तरीके से स्ट्रक्चर कर रहा है। आपने वेबसाइट के अंदर इमेजेस बहुत हैवी लगा दिए तो वेबसाइट हैवी हो जाएगी, आपकी वेबसाइट का टाइम बढ़ जाएगा। आपने जावास्क्रिप्ट ज़रूरत से ज़्यादा लगा लिया, ठीक है, अपने कोडिंग के स्किल्स वहाँ दिखा लिए तो भी वेबसाइट ख़राब कर लोगे, है ना। जैसे हम लोग ग्राफिक्स सीख रहे होते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, पूरी क्रिएटिविटी लगा देते हैं उसके अंदर, लेकिन जब बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को उठा के देखते हैं उसमें कुछ होता ही नहीं, खाली होता है ना ब्रांड नेम आपका, उसके नीचे एड्रेस वगैरह होगा, कॉन्टैक्ट पर्सन होगा, उसका नंबर होगा, दैट्स इट। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ जाना है, ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी है। क्योंकि पहली वेबसाइट जब बनती है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लोगों के पास कितना जल्दी खुल सकते हो। अब अगर कंपेयर करोगे, जैसे फ्लिपकार्ट है, बहुत फास्ट खुलती है, पता भी नहीं चलता हमें कि हमने जैसे लिखा फटाक से सारा डेटा आ जाता है, बट देखा जाए तो वो भी स्लो है ना। अमेज़ॉन बहुत फास्ट है, जो उनका स्ट्रक्चर बहुत ही लाइट वेट है, उन्होंने ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाया नहीं है। भाई जिस बंदे को सामान खरीदना खरीदेगा ही, अपना ढूंढे कहाँ ऐड टू कार्ट है, कहाँ बाई ना हो, हमें क्या, हमने तो डाल दिया प्रोजेक्ट। लेकिन फ्लिपकार्ट ने क्या किया, उसने बहुत स्मार्टली उसको डिज़ाइन किया। तो जब ज़्यादा आप दिमाग लगाते हो तो थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दो क्या हो गए मार्केट में यूनिकॉर्न। भाई आज के डेट में अगर आपको कुछ ऑनलाइन खरीदना, आपके दिमाग में 2 ही चीज़ें आती हैं, या तीसरा कोई विजय सेल्स भी सर्च करता है खरीदने के लिए, बहुत रेयर होता होगा कोई खरीदता है ना, या जैसे रिलायंस डिजिटल हो गया एग्जांपल के तौर पर,
तो जब आप बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हो तो आपके ना अगर कुछ कमियां भी हैं वो भी नज़रअंदाज हो जाती हैं। लेकिन नए बंदे के लिए माफ़ी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि वेबसाइट में एनिमेशन ना हो। जब लोग स्टूडेंट होते हैं हम वेबसाइट देख के आते हैं, सर ये एनिमेशन कैसे बनेगा, लगा लो, रिजेक्ट हो जाओगे। अवॉइड करना, बिल्कुल सिंपल साइट चाहिए हमें, लाइट से लाइट जितना हो सकता है, ठीक है। तो 2.5 सेकंड अगर वेबसाइट खुलवा पा रहे हो यूज़र के पास, इंटरेक्टिव हो जाती है आपकी 2.5 सेकंड के अंदर वेबसाइट, तभी आपकी वेबसाइट पास होगी, यानी कि गूगल में इंडेक्स होगी, अदरवाइज होगी ही नहीं, ठीक है। तो जैसे एक ना टूल आता है पेज स्पीड, इससे आप चेक कर सकते हो। ये गूगल का अपना खुद का टूल है, यहाँ जाके आप अपना कोई भी यूआरएल पास कर सकते हो टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कोर वेब वाइटल असेसमेंट में फ्लिपकार्ट की वेबसाइट मोबाइल में क्या हो गई, फेल। फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका मोबाइल वेबसाइट है ही नहीं, इनका एप्लीकेशन है, समझ रहे हो। डेस्कटॉप की बात करते हैं, क्या आ रहा है, पास आ रहा है। अमेज़ॉन की बात करते हैं तो ये मोबाइल में भी पास करा लेते हैं अपनी वेबसाइट को, ठीक है। जबकि इनका अपना खुद का एप्लीकेशन है। डेस्कटॉप में 1.6 सेकेंड, इनका 1.7 सेकेंड, देख रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। परफॉर्मेंस फ्लिपकार्ट की वेबसाइट की अगर आप देखो, SEO इज़ 100%, बेस्ट प्रैक्टिसेस इज़ 95, एक्सेसिबिलिटी 71, परफॉर्मेंस इज़ 56, यानी कि यहाँ पर लैग कर रही है वेबसाइट। यहाँ पर आप देखो सारी चीज़ें एकदम ओके जा रही हैं, कि कहीं पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सब ग्रीन में है, ठीक है। तो ऐसी ही होनी चाहिए आपकी वेबसाइट। ना ज़्यादा कोड ना कुछ, एक बार फेमस हो जाओ, फिर जो मर्जी लगा दो, बंदे को 15 मिनट वेट कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे तुम नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे हो लाइव, तो वो अगर रुकेगी तो तुम रुके रहोगे भाई, कहीं और दूसरी जगह ही नहीं देखने के लिए, तो मोनोपोली होगी ना। लेकिन तुम्हारे फील्ड में अगर 10 कॉम्पिटिटर ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो तुम क्या करोगे, लोगे छोड़ो इसको, दूसरे पे चलते हैं। ये तो करते हैं हम लोग, जब 4 लिंक खोलते हैं, ये नहीं खोला बंद, दूसरे पे आ जाओ, है ना। जो इंस्टेंट खोलता है हम लोग उसी को रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये था अपना CSS और कैसे काम करता है, एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे आज इसका। नोटपैड, कोई भी एक पेज ओपन कराइए, फाइल को सेव एज करेंगे, इसको हम लोग नेम दे देते हैं इनलाइन CSS, लिखेंगे इनलाइन, हमने यहाँ पर डिफाइन किया H1 टैग। तो देखो CSS को अगर सीखना है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मुझे सारा CSS याद हो जाए। जितने भी आपने एट्रीब्यूट्स पढ़े वही आप CSS में हैंडल करते हो, सीधा सा मंत्र है इसको सीखने का। नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए भाई कहाँ पर क्या लगाना है। तो जैसे अलाइन सेंटर होता है ना, लिखते हैं ना हम लोग हेडिंग के अंदर, तो उसके लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हेडिंग क्या है, अल्टीमेटली टेक्स्ट ही तो है। तो इस तरह से याद करोगे ना तो चीज़ें अपना आप समझते चले जाओगे। तो जैसे हमने लिखा दिस इज अ हेडर, तो स्टाइल इनलाइन में एक एट्रीब्यूट आता है स्टाइल, हमने लिखा है टेक्स्ट डैश लाइन, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेंटर, ये हमारी प्रॉपर्टी क्लोज हो गई। अब जब आप इस फाइल को रन करेंगे इनलाइन CSS को, तो टेक्स्ट कहाँ पर आ गया, सेंटर में। सेमीकोलन से अपने प्रॉपर्टी को टर्मिनेट करना है, स्पेस दूसरी प्रॉपर्टी आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे कलर, तो कलर हमारा क्या रहेगा, लाइक हमने लिखा रेड, फिर हमने इसको टर्मिनेट किया, ओके कर दिया, है ना। तो इस तरह से आपको CSS को यूज़ करना होता है। तो इनलाइन के केस में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होगा, और यही जब इंटरनल हो जाएगा तो आपकी ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट ऊपर आ जाएंगी फिर, ठीक है। तो ये हुआ इनलाइन का एग्जांपल, यानी कि सेम टैग में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इंटरनल क्या काम करता है, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ डिफाइन किया इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ।
इसको हम लोग नेम देंगे इंटरनल CSS। इसके लिए हम लोग स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे हेड में। ध्यान रखना इंटरनल CSS का क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनल क्लास कहाँ डिफाइन होते हैं, तो आंसर करना है हेड टैग, ठीक है, बॉडी में नहीं काम करता ये। तो अभी मैं H1 को टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पर, और हमने जाके अपनी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो यहाँ पर कॉल कर दी इस तरह से, ठीक है। Ctrl+S किया, फाइल को ओपन करेंगे, इंटरनल CSS काम कर रहा है। अब देखो टैग बेस्ड जो हमने CSS यहाँ डिफाइन किया, जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था टैग बेस्ड, तो पेज में आप जितनी बार भी H1 लिखोगे सबके ऊपर यही प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है, ठीक है। एक टैग को पकड़ के आपने कोड करेगा, सब ऊपर वो चलता जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने पैराग्राफ डाल दिया तो पैराग्राफ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पी टैग हमने ऊपर स्पेसिफाई नहीं किया है ना। दिस इज अ पैराग्राफ, तो देखो नॉर्मल आ रहा है इस तरह से। बट अगर आप पी को भी कोड कर दोगे ऊपर, हमने यहाँ से एंटर किया, यहाँ पर मैं डिफाइन किया पी टैग, टेक्स्ट का अलाइनमेंट इसका राइट हो जाए और कलर कुछ ग्रीन हो, देखो हैंडल हो रहा है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने एक पढ़ा था कि भाई क्लास बेस पे हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर बना लो क्लास के लिए, हमने लिखा डॉट के साथ क्लास बनती है, हमने लिखा हेडिंग 1, कलर क्या हो जाए सियान, हेडिंग 2 मैजेंटा हो जाए, थर्ड येलो हो जाए, एंड फोर्थ इज ब्लैक। आप नेम और कोड दोनों चला सकते हो, दोनों ही पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास एट्रीब्यूट इक्वल टू हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड लास्ट इज हेडिंग 4। पेज को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस समझ आ रहा है। फिर उसी के बेस में हुआ ना, मतलब कि हमको ये कलर जो आपने स्टाइल में चेंज करा, क्या जो आपने स्टाइल में चेंज करा था उसी के बेस में हुआ ना कलर चेंज। हाँ, लेकिन आप डिफरेंस ये समझे कि हम लोग क्लास क्यों बनाते हैं। देखो अभी तक हमने जो बनाया था टैग बेस्ड लिख रहे थे, अब हमने क्या करा, उसको क्लास बेस्ड बना दिया। तो क्लास मान लो कि अगर आपको कहीं पर सियान मल्टीपल टाइम चाहिए तो आप हेडिंग वन मल्टीपल टाइम वहाँ पर कॉल करा दोगे, है ना। जैसे मुझे ये वाला स्टाइल यहाँ भी रिक्वायर्ड है नीचे, तो क्लास हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं ना, यही तो मैं पढ़ा थ्योरी के अंदर। क्लास कैन असाइन एनी HTML एलिमेंट, हमने यहाँ पर डिफाइन किया, यहाँ जाके हमने जब इसको रिलोड किया तो देखो वही क्लास में दोबारा से इस्तेमाल कर लिया, है ना। लेकिन अगर आपने टैग को टारगेट किया तो सभी जो टैग को आप लिख रहे हो, जैसे हेडिंग लिखा हमने H1, तो सारे H1 एक जैसे हो जाएंगे। अगर एक जैसे की रिक्वायरमेंट है तो टैग को टारगेट करो, अगर आपको हर जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट है तो क्लास का इस्तेमाल करो, ठीक है। इसी तरह से यही सियान कलर मुझे यहाँ पर चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस पैराग्राफ के ऊपर लिख देंगे क्लास हेडिंग 1, तो देखो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। हमने ये तो कोड किया हुआ इसके अंदर कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होगा, सेंटर होगा और कलर रेड होगा। तो देखो अब जो टैग हुआ, टैग को क्लास क्या कर देती है, ओवरराइड कर देती है। अगर मैं ये क्लास निकाल देता हूँ तो मेरा टैग अप्लाई हो जाता है, राइट चला जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। बट अगर मैं क्लास लगा देता हूँ, क्लास ओवरराइड करती है टैग बेस्ड, देखो ये ऑटोमेटिकली सेंटर और कलर डिफरेंट। तो 1 से 2 क्लास लगेंगे आपको इसको समझने में, क्योंकि एकदम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। तो लेकिन धीरे धीरे समझोगे तो चीज़ें काम करना स्टार्ट करेंगी, तो हम लोग इसको रिपीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोबारा से। आज जस्ट आपको बता दिया है। थर्ड जो हमारा टाइप आता है वो होता है एक्सटर्नल, टी में भी यूज हो जाता है। कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अब एक्सटर्नल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये जो आपने स्टाइल डिफाइन किया ये बाहर चला जाएगा। एक्सटर्नल CSS, ये पूरा कोड हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, एक न्यू नोटपैड ओपन करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और
यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर डालेंगे CSS, इसको हम लोग नेम डिफाइन करेंगे लाइक style.css। ये फाइल हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। इस डॉक्यूमेंट में आइए, स्टाइल टैग कम्प्लीटली डिलीट। यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे लिंक CSS फोल्डर नेम style.css, relevancy with document is style sheet। इतना आपने डिफाइन करना है। मैं इस टैग को फिलहाल के लिए कट कर रहा हूँ चेक कराने के लिए। अभी जब आप एक्सटर्नल फाइल को रन करेंगे नोटिस करेंगे न्यूट्रल आ रही है फाइल हमारी। जैसे ही मैंने इस लिंक को यहाँ पर कॉल करना है, अब आप जब इस फाइल को रिफ्रेश करेंगे देखो एक्सटर्नली यहाँ पर आ गया। इसका फ़ायदा क्या है, हो सकता है किसी दूसरे पेज में वेबसाइट का आपको सेम लुक एंड फील चाहिए, तो वहाँ पर वही क्लास यूज़ हो गया। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वेबसाइट में कि क्लाइंट बोले भी होम पेज के कलर अलग कर दो, सर्विस के अलग कर दो, वेबसाइट तो एक जैसी होगी ना। तो इसलिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एक्सटर्नल। तो सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट बनती है वो एक्सटर्नल से बनती है। अब क्लाइंट ने बोला भाई मुझे किसी हेडिंग का कलर चेंज करना है H1 का, तो H1 पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ भी यूज़ होगा, आपने एक्सटर्नल में बदला सब जगह अपना अपडेट, चाहे वेबसाइट में 1 पेज हो या 1 करोड़ पेज हो, ये फ़ायदा है। और अगर तुमने गलती से इनलाइन यूज़ कर लिया ज़िंदगी ख़राब है। हर पेज को खोलो, जाके अपडेट करो, परेशान हो जाओगे। तो इसलिए एक्सटर्नल का हमें सबसे ज़्यादा यूज़ में लेकर आना है। कहीं तो यूज होगा ये तो इनलाइन बनाए क्यों? इनलाइन बनाया क्यों है? इनलाइन का जो बेसिकली एक ऐसा समझो कि जैसे कहावत है ना, आटे में नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, नमक में आटा नहीं चला सकते, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ इसका काम है कि अगर मान लो कि आपका प्रोजेक्ट एक्सटर्नल से चल रहा है और आपको लगता है कि मुझे पर्टिकुलर क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई, किसी पेज में थोड़ा बहुत चेंज करना है, तब आप उस जगह पर इनलाइन चला लो। तो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उसको ओवरराइड जो कर सकता है वो इनलाइन होता है। तो इनलाइन से आप पर्टिकुलर को अपडेट कर सकते हो। बट गूगल ने क्लियरली मेंशन किया है 5% से अबव अगर आपका होगा तो आपका प्रोजेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, आप लिस्ट नहीं करा सकते अपने प्रोजेक्ट को। तो मैं तो अपने प्रोजेक्ट में 1% भी यूज़ नहीं करता, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बट लगाना चाहे लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले के टाइम में अगर मैं 2008 से पहले की बात करते तो वेबसाइट्स बनती थी, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो यूज़र था, जो क्लाइंट बनवा रहा है वेबसाइट, वो खुद अवेयर नहीं होता। उसके लिए तो बहुत बड़ी बात होती, मेरी एक वेबसाइट है। अब वो गलत है सही हमें क्या पता, लेकिन आज का जो यूज़र है वो थोड़ा सा समझदार हो गया, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ देखता है, तो वो कस्टमाइजेशन की डिमांड करते हैं, भाई ऐसा नहीं ऐसा कर दो, अपना दिमाग लगाता है आज के कोई क्लाइंट, पहले नहीं लगाते थे। ठीक है, अब इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से काम लेके चलो कि अगर कुछ अपडेशन आए तो आप कर पाओ, इरिटेट ना हो आप उस काम में, है ना। एक जगह चेंज हो, हर जगह पर अपने आप चेंज हो जाए। तो अभी तो मैं आपको एक्सटर्नल के अंदर भी और एडवांस लेवल बताऊंगा कि कैसे आपको, अगर क्लाइंट आपसे 10 बार कह रहा है कि मुझे कलर चेंज करना है, तो कैसे आप 10 बार उसकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग कलर चेंज करके दे सकते हो। तो पूरे प्रोजेक्ट का एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे रूट के ऊपर कि एक जगह पर चेंज, पूरी वेबसाइट अपडेट ऑटोमेटिक। और ये क्लाइंट काम कराता है, भाई ये नहीं ये लगा के दिखाओ, ये नहीं ये लगा के दिखाओ, इस तरह से अपने फेवरेट कलर पर ट्राई ज़रूर कराएगा आपसे। और अगर मैंने वो तरीका आपको नहीं सिखाया तो फिर से आप एक्सटर्नल होने के बाद भी परेशान हो जाओगे, दिक्कतें आती हैं। चलिए आज के लिए इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट।